हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज हम इस वीडियो में बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम आपको आज डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बहुत विशेष ध्यान से सुने, इस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। नोट करते जाइए मेरे साथ साथ। सिंपल टॉपिक है, जरूरत से ज्यादा सिंपल है अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नोट करिए आप, इस पॉइंट करिए है। इफ एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, अगर किसी सिस्टम पर लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, दैट इज नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, देन टोटल linear momentum of the system, that is vector sum of all the bodies of particle of the system remain constant both in magnitude and direction। नोट कर लीजिए आप, अगर हम किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करें तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर किसी सिस्टम पर अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, जीरो हो, तो उस सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। क्लियर है बात? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द सिस्टम, that is if external force on the system is zero, then total linear momentum of the system will remain constant both in magnitude and direction. So if external force applied on the system is zero, then total linear momentum is equal to constant. Total linear momentum constant का मतलब है initial momentum बराबर होगा total final momentum। total initial momentum is equal to total final momentum। एक ही लाइन है सिंपल सी। अगर किसी सिस्टम पर कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन सेम और रिमेन कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दैट इज इनिशियल टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। शर्त यह है उस पर को क्या, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल देखें आप, गन एंड बुलेट और कैनन एंड सेल। गन एंड बुलेट समझते हैं ना, या फिर कैनन एंड सेल। कैनन कहते हैं तोप और सेल कहते हैं तोप का गोला, ठीक है ना। पहला एग्जांपल देखें, गन और बुलेट का, या फिर कैनन एंड सेल। जैसे फिगर बना लीजिए, ये कोई गन है बच्चों, ये कोई गन है और इस गन में एक बुलेट है, ये दिख रहा है, ये ना, यस। इनिशियली ये तो बच्चों गन है, ये वाली तो अब ऐसे ही बनी है, आप बना लो इसको। इस गन का मास m1 है और इस गन में एक बुलेट है, इसका मास m2 है। इनिशियली हमने इस गन से कोई फायर नहीं किया है, इसका मतलब इनिशियली लीनियर मोमेंटम इसका कितना है, जीरो। ना तो बुलेट मोशन में है, ना गन मोशन में है। इनिशियल मोमेंटम कितना है, जीरो। जब हमने इस गन से फायर किया तो क्या होगा, ये बुलेट बाहर आएगी। बुलेट क्या करेगी, ये बुलेट बाहर आएगी इधर। मान लो इस बुलेट का मास हमने क्या माना है, m2। बाहर आते समय इस बुलेट की वेलोसिटी v2 है, और जैसे ही बुलेट इसमें से बाहर आई तो ये बुलेट इस गन को बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी, रिकॉइल करेगी, पीछे धक्का देगी। रिकॉइल वेलोसिटी इसकी v1 है, बुलेट की वेलोसिटी तो v2 वेलोसिटी से बुलेट बाहर आई, ठीक है ना। तो ये बुलेट इस गन को रिकॉइल करेगी पीछे की तरफ, और इस गन की वेलोसिटी मैंने कितनी मान ली है, v1। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू होगा टोटल फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना है, गन और बुलेट पहले रेस्ट पर है, तो
टोटल इनिशियल मोमेंटम 0 तो इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किस किस का? बुलेट का प्लस गन का। ये तो गन का मोमेंटम है P1 मान लिया है, प्लस ये बुलेट का मोमेंटम है, सेम रहना चाहिए। इनिशियल मोमेंट अगर 0 है तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा? 0 होगा। आपने लिखा है इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, अगर हम किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई ना किया करें तो उस सिस्टम का टोटल इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा टोटल फाइनल मोमेंटम बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0। फाइनल मोमेंटम कितना होगा मेरे बच्चे? गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम फायर करेंगे तो बुलेट भी चलने लगेगी और गन भी मोशन में होगी मेरे बच्चे। तो टोटल मोमेंटम गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम 0 है। क्लियर हो गई होगी बात? दैट इज P1 is equal to minus P2 और P1 को लिख सकता हूं मैं M1 V1 is equal to minus M2 V2। बोथ इस फॉर्मूले में जरा गौर से देखो, इसमें दोनों हैं बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और केवल मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहां पर तो M1 V1 बराबर M2 V2। क्लियर है? ओनली मैग्नीट्यूड अगर शो करते हैं, माइनस साइन क्या बता रहा है? अगर बुलेट आगे की ओर जा रही है तो ये बुलेट इस गन को रिकॉइल करेगी पीछे, इधर की तरफ पीछे की ओर। माइनस साइन ये बता रहा है, ठीक है ना? मैग्नीट्यूड देखेंगे अगर तो M1 V1 बराबर M2 V2। ओनली मैग्नीट्यूड हियर इन दिस रिलेशन। सो द मोमेंटम ऑफ द बुलेट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द रिकॉइल। शब्द लिख दिया जरा, रिकॉइल ऑफ द गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जितना मोमेंटम इस बुलेट का आगे की तरफ होगा उतना ही मोमेंटम इस गन का किधर की तरफ होगा? पीछे की तरफ होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए क्या शब्द लिखा है? रिकॉइल ऑफ द गन इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना? हियर द बुलेट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द गन, क्योंकि जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी बच्चों। ठीक है ना? जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ये तो बुलेट हैज मोर काइनेटिक एनर्जी देन द गन, तो इस केस में मास किसका कम है? बुलेट का कम है। किससे? गन से। तो काइनेटिक एनर्जी बुलेट और गन में किसकी ज्यादा होगी? जिसका मास कम है उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, और जिसका मास ज्यादा है उसकी काइनेटिक एनर्जी कम। ये बात क्लियर हो गई होगी। सेकंड एग्जांपल देखो, न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। पहले इसको बना लो इस फिगर को, तब समझ आएगा। न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, इस फिगर को बनाइए आप पहले। सिंपल सी बात है, बिल्कुल गन और बुलेट की तरह है। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस, ठीक है ना? इनिशियली इसके अंदर मान लो इस न्यूक्लियस के अंदर कोई अल्फा पार्टिकल है। इनिशियली न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और इसके अंदर मैंने मान लिया है, मैंने इसको अल्फा पार्टिकल दिखा दिया। चलो इसको अल्फा पार्टिकल मान लो और इसको पूरा न्यूक्लियस मान लो, ठीक है ना? जो रेड से मैंने शो किया है ये तो न्यूक्लियस, और इसके अंदर ये क्या है? एक अल्फा पार्टिकल। इनिशियली न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल रेस्ट पर है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? 0 होगा। और जब इस न्यूक्लियस में से ये अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, ये अल्फा पार्टिकल इसमें से न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। ये तो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, देख लो उसका कलर चेंज कर रहा हूं मैं पहले को। ये न्यूक्लियस है, ठीक है? और ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा। इनिशियली इस न्यूक्लियस के अंदर है, अल्फा पार्टिकल रेस्ट पर है, इनिशियल मोमेंटम कितना है? 0, ठीक है ना? और जब ये अल्फा पार्टिकल इसमें से बाहर निकला जाएगा, इस न्यूक्लियस का मास मैंने मान लिया है M2, और इस अल्फा पार्टिकल का मास मैं कह दूं M1। कोई दिक्कत? अल्फा पार्टिकल की निकलते समय वेलोसिटी v1 है, और आफ्टर इमिटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल रिमेनिंग न्यूक्लियाई की वेलोसिटी v2 है, ठीक है ना? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज m1, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज v1, और अल्फा पार्टिकल इसमें से निकला तो न्यूक्लियस की
बचे हुए न्यूक्लियस रिकॉइल वेलोसिटी मान लिया मैंने v2 है और इसका मास m2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द सिस्टम, यहां पर हमने इस सिस्टम पर कोई फोर्स तो नहीं लगाया, इसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ है इंटरनल फोर्स के कारण, ठीक है ना, इंटरनल फोर्स के कारण। ये न्यूक्लियर फिनोमेना है, इंटरनल फोर्स की वजह से इंटरनल न्यूक्लियर फोर्स की घटना है, क्योंकि हमने इस पर कोई फोर्स एक्स्ट्रा से बाहर से कोई नहीं लगाया है। उस केस में जब अल्फा पार्टिकल इसमें से बाहर निकलेगा, क्योंकि इनिशियली न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल रेस्ट पर है, इनिशियल मोमेंटम 0 और आफ्टर इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए 0। यहां पर लिख दिया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, अगर हम किसी सिस्टम पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाएं तो उसका टोटल कौन सा टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? इनिशियल मोमेंटम कितना है, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। यहां तक तो क्लियर है बच्चों? इनिशियल मोमेंटम कितना है 0 इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम। इस अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम मैंने p1 मान लिया है और रिमेनिंग न्यूक्लियस का मोमेंटम मैंने कितना मान लिया है p2। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? p1 -p2 so m1 v1 बराबर -m2 v2 both in a magnetic direction in this relation only magnetic। Here also momentum of the alpha particle in forward direction is equal to the momentum of recoil of the nucleus in backward direction। नोट कर लीजिए आप इसको, कर लिया नोट। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन देखिए इसी पर बेस्ड, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अब ध्यान देना, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। 92 यूरेनियम 238 न्यूक्लियस emits an alpha particle with velocity of 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। कोई यूरेनियम न्यूक्लियस है ये, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 92 और मास नंबर कितना है 238। जरा गौर से देखना, तो इस यूरेनियम न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर कितना बोल रहे हो आप 92 यूरेनियम 238। इसका मतलब ये हो गया इस न्यूक्लियस के अंदर 92 प्रोटॉन्स होंगे और 146 न्यूट्रॉन्स होंगे इनिशियली, और इसमें से क्या इमिट होगा एक अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट बाय 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल जो होता है उसमें 2 प्रोटॉन होते हैं मेरे बच्चे प्लस 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ये बात ध्यान रखना। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। It has 2 protons and 2 neutrons। अल्फा पार्टिकल पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं मेरे बच्चे अल्फा पार्टिकल। 92 यूरेनियम 238 न्यूक्लियस emits an alpha particle with velocity of 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड। What is the velocity? What is the velocity of recoil of the nucleus? पहले एक बात समझिए बच्चों कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम होता है। क्लियर है? तो इनिशियली मास कितना होगा इसका m1 कितना होगा इनिशियली मास, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, तो ये टोटल मास नंबर हो गया ना 238 mp कह सकता हूं मैं, मास ऑफ प्रोटॉन कह दो या मास ऑफ न्यूट्रॉन कह दो इनिशियली, ठीक है ना। इनिशियल मोमेंटम कितना है भाई 0 है p1। अब इस यूरेनियम न्यूक्लियस से क्या निकल गया एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा इसमें से, इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा इसमें से, तो अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या निकला 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसमें से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम कर दो इसमें से, तो ये तो पहले अल्फा पार्टिकल है, कौन सा न्यूक्लियस है पहले 92 प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन, और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो इसमें से क्या बचेगा 90 तो प्रोटॉन बचेंगे, 144 न्यूट्रॉन्स बचेंगे, ये बन गया 90 थोरियम 234, और इसमें से न्यूक्लियस में से इसके न्यूक्लियस में से निकला है कौन अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें से बाहर आ गया कौन प्लस अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल
2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दिस इज द अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है। और ये रिमेनिंग न्यूक्लियस 92 यूरेनियम 238 में से एक अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद इसमें से दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? 90 प्रोटॉन और 144 न्यूट्रॉन्स। मास नंबर इसका आएगा कितना आएगा? 234। इनिशियल लीनियर मोमेंटम तो 0 हो गया। तो इस m1 को अब क्या लिखेंगे हम? इस m1 को ये वाला m1 ना लिख करके इस वाले अल्फा पार्टिकल का मास m1 कह दो। m1 4mp और इसका मास कितना हो गया? 234 mp। देखो चेक करो, क्योंकि इसमें 90 प्रोटॉन और 144 न्यूट्रॉन्स, तो इसमें मास नंबर इसका 234, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली सेम है, तो इस रिमेनिंग न्यूक्लियस का मास कितना होगा? 234 mp और इसका मास 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, तो इसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, इसलिए अल्फा पार्टिकल का मास कितना मान सकता हूं? 4 mp। और इसकी निकलते समय वेलोसिटी v1 है, तो इसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी? v2 क्या होगी? v2 फाइंड करनी है। तो यही लिखा है, देखो पहले कौन सा न्यूक्लियस है? 92 यूरेनियम 238 और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद ये क्या बचेगा? थोरियम। और ये क्या निकल गया? अल्फा पार्टिकल। इसका मास m1 मान लो, इसका मास m2। m1 कितना हो गया? 4 mp। नोट कर लेना, m2 कितना हो गया? 234 mp मास ऑफ प्रोटॉन। इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी रिकॉइल वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में v2। नोट कर लीजिएगा पहले आप इसको। नोट कर लिया? तो अल्फा पार्टिकल तो गया इस डायरेक्शन में और रिकॉइल रिमेनिंग न्यूक्लियस थोरियम न्यूक्लियस, रिकॉइल का मतलब इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल तो देखो मैंने यहां इस तरह से दिखा दिया और थोरियम न्यूक्लियस, ये तो अल्फा पार्टिकल है, लिख दिया अल्फा पार्टिकल। ये कौन सा है? थोरियम न्यूक्लियस, ये चला गया इधर। इसका मास m1, वेलोसिटी v1, तो इसका मोमेंटम कितना हो गया? p1 बराबर m1 v1 और इसका मास m2, वेलोसिटी इसकी v2, तो p2 m2 v2। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना था इसका? p इनिशियल कितना है? 0। तो p फाइनल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, m1 v1 बराबर m2 v2, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम तो 0 है। पहले नोट कर लिया, मैं प्रिंसिपल लगा रहा हूं, देखो इसी जगह पर यहां पर टोटल इनिशियल मोमेंट फ्रॉम टोटल इनिशियल मोमेंटम, नोट करो, इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंट। नोट करिए इसे, टोटल इनिशियल मोमेंटम p1, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, p इनिशियल क्लियर है? p इनिशियल कितना है? 0। p फाइनल m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर और वेक्टर सम दिखाया है मैंने, तो यहां पर लिखेंगे m1 v1 इक्वल टू माइनस m2 v2। रिकॉइल का मतलब होता है नेगेटिव साइन आ रहा है इसका मतलब इसके अपोजिट, सो इट्स मैग्नीट्यूड इज m1 v1 बराबर m2 v2। रिकॉइल वैल्यू पूछिए उससे, v2 इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2। डायरेक्ट रिजल्ट लगाइए आप इसमें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, रिजल्ट मिलेगा। तो v2 बराबर m1 v1 अपॉन m2। m1 की जगह पर 4 mp, m1 इसका मास कितना होगा? इसका मास m1 कहा है आपने, m1 बराबर 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। m2 इसका मास कितना है? 234 mp, ये m2 क्लियर। क्वेश्चन में v1 गिवन है, v2 निकलेगा m1 v1 अपॉन m2। m1 की जगह पर क्या लिखोगे? 4 mp। v1 क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा 2 × 10⁷ अपॉन m2। थ्योरियम न्यूक्लियस का मास कितना है? 234 mp। 234 mp, इस mp से ये mp का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, क्लियर है?
इसको सॉल्व कर लेगा। 4 into 2 8 into 10 power 7 डिवाइड बाय 234 और इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो 800 by 234 लिख दो 10 power 6। 800 को 10 power 6 नहीं 10 power 5 10 power 7 है ना 10 power 7 का 2 जीरो यहाँ ले लो तो ये 800 हो जाएगा 10 power 5 ही बचेगा। 800 को 234 से डिवाइड करेंगे तो नियर अबाउट 3.4 आएगा बच्चों, इतने मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये बात? नोट कर लिया। सेकंड एग्जांपल देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल है। जरा देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ आएगा, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा बच्चों। नोट कर लीजिएगा। एक ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन लिखा हुआ है और एक न्यूट्रॉन है। मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नियरली सेम। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है। एक्चुअली वास्तव में तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा है। नियरली सेम बता रहा हूं मैं, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास सेम। ये प्रोटॉन चल रहा है इस डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से 4 नोट करो इंटू 10 की पावर 6। नोट कर लीजिए 4 इंटू 10 पावर 6। इसका मैं बच्चों कलर चेंज कर दे रहा हूं, सुनो। ये प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम है। प्रोटॉन का मास m और न्यूट्रॉन का मास है। प्रोटॉन जा रहा है इस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से v1। इस प्रोटॉन का की वेलोसिटी दी है 4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड और न्यूट्रॉन आ रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी दी है 2 इंटू 10 की पावर 6। जरा गौर से देखना, मीटर पर सेकेंड। इनिशियली इसका मोमेंटम इधर होगा मास इंटू वेलोसिटी और इसका मोमेंटम इधर होगा मास, इसका मास और इंटू ये वेलोसिटी। मेरे ख्याल से इसका मोमेंटम ज्यादा रहा इस डायरेक्शन में, इसका मोमेंटम ज्यादा है, इसका मोमेंटम कम है और दोनों आमने सामने से चले और दोनों यहां टकराए। ये प्रोटॉन आया इधर से और ये न्यूट्रॉन आया इधर से, टकराएगा। दोनों टकरा करके दोनों कंबाइन हो गए। दोनों का मास कितना हो गया 2m। क्या बन गए? दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंबाइन होने के बाद बन गया क्या? ड्यूट्रॉन। दोनों का टोटल मास कितना हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों टकराकर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए? ड्यूट्रॉन। तो क्वेश्चन ये पूछा है फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस ड्यूट्रॉन। जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन टकराकर कंबाइन होकर के ड्यूट्रॉन बन जाएगा तब ड्यूट्रॉन की वेलोसिटी पूछी है। तो इसका मास कितना हो गया फाइनल 2m और ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ये पूछी है आपसे, ये फाइनल वेलोसिटी पूछी है आपसे। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? ये कह रहा है ये रहा, व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन। दोनों मिलकर के क्या बन गए? ड्यूट्रॉन। तो फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कितना होगा? फाइनल मास कितना है 2m, m प्लस n तो 2m हो गया। इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। जरा चेक करो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेक करने हैं आपको। ये तो मोमेंटम इस डायरेक्शन में और इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में, तो इसका मोमेंटम ज्यादा होगा मेरे ख्याल से m इंटू 4 इंटू 10 पावर 6 ज्यादा है। 2 m इंटू 2 इंटू 10 पावर 6 ये वैल्यू कम है, तो ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, ज्यादा की हो। फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम बराबर कर दो, फाइनल मोमेंटम तो ये हो गया 2m दोनों का टोटल मास m प्लस n फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इसका मोमेंटम तो इधर है तो m इंटू 4 इंटू 10 पावर 6 और इसका मोमेंटम इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया m इंटू 2 इंटू 10 पावर 6 वेलोसिटी दिया ना 2 इंटू 10 पावर 6। चेक कर लो आराम से। तो देखो ये तो 2m, ये देखो ये 2m और ये m और ये m, एक m कैंसिल कर दो तो इधर क्या बचेगा 2 टाइम्स 2 इंटू फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी बचेगी 2 इंटू 10 पावर 6। पहले चेक कर लो आराम से इस इक्वेशन को। कर लिया? फाइनल वेलोसिटी आ गई कितनी? 2 से डिवाइड कर दो इसे,
अरे 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई 1 × 10⁶ मीटर पर सेकंड। और किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी ये टूवर्ड्स न्यूट्रॉन, मतलब इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी किधर की तरफ होगी न्यूट्रॉन की तरफ, क्योंकि इनिशियल मूवमेंट का ये वाला मूवमेंट आ जाता है इससे, तो रिजल्टेंट इसमें से इसे घटा करके जब रिजल्टेंट निकालोगे तो ज्यादा की ओर आएगा ना, तो किस डायरेक्शन में जाएगा ये न्यूट्रॉन की। यहां तक क्लियर है ये, नोट कर लिया। एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो जो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुका है। क्वेश्चन क्या है आप पहले समझो, तब क्वेश्चन समझ आएगा आपको, पहले क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन ये है बच्चों, कोई सैंड बैग है या कोई वुडन बॉक्स है, वुडन ब्लॉक मान लो इसको, जिसका मास कैपिटल है, और इस पर एक बुलेट से, जिसका मास स्मॉल m है, एक बुलेट से इस पर फायर किया जा रहा है इस सैंड बैग पर v वेलोसिटी से। फायर करने के बाद if this bullet is embedded into sand bag, ये इसके अंदर जाकर के धस जाए और ये दोनों कंबाइंड होकर, बैग प्लस ये बुलेट दोनों कंबाइंड होकर के साथ साथ चलने लगे। तो क्वेश्चन ये पूछा है इस कंबाइंड बैग और इस बुलेट की वेलोसिटी फाइनल क्या होगी, ये पूछा है फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस सिस्टम। दूसरा पूछा है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और कभी कभी ये पूछता है जब ये दोनों कंबाइंड होकर के आगे चलने लगेंगे तो ये बैग प्लस बुलेट अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी हाइट पर राइज कर जाएंगे, कितनी ऊंचाई तक उठ जाएगा ये बैग इनिशियल पोजीशन से कितनी हाइट तक ऊपर राइज कर जाएगा, कितनी हाइट तक ऊपर चला जाएगा, कभी कभी ये हाइट पूछता है। क्लियर है। और एक सेकंड पूछा है इसमें लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो लगा दीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मूवमेंट का। इनिशियली बैग रेस्ट पर है, केवल बुलेट मोशन में है, बुलेट का मास स्मॉल है, वेलोसिटी v, बैग का मास कैपिटल M, और बैग की इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो लगाइए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया, फाइनल मास कितना है m प्लस m इनटू v, m प्लस m और इनटू फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इस बुलेट का मोमेंटम m इनटू v प्लस बुलेट का कितना है 0। ये बुलेट का मास है स्मॉल m और कैपिटल M इस बैग का मास है, तो फाइनल वेलोसिटी कैपिटल V की वैल्यू निकल आएगी बच्चों, कैपिटल V बराबर स्मॉल m इनटू स्मॉल v अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। बड़ा सावधानी से लिखिएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्मॉल v बुलेट की वेलोसिटी है, इनिशियली बैग की वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल मोमेंटम केवल बुलेट का होगा, बैग का 0 है। फाइनल मोमेंटम ये बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड करके, मतलब इसमें धंसी जाएगी। इफ दिस बुलेट इज एम्बेडेड इनटू बैग देन होल द सिस्टम, पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ साथ चलने लगा, तो साथ साथ जब चलने लगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये पूछा है उसने क्वेश्चन। तो ये वेलोसिटी v बराबर स्मॉल m इनटू स्मॉल v और कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये बैग का मास है, ये बुलेट का मास है, और स्मॉल v बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी है, और दोनों कंबाइंड होकर के किस वेलोसिटी से चलने लगेंगे, कैपिटल V निकल आएगा। फाइनल वेलोसिटी जब मुझे सिस्टम की मालूम चल गई बच्चों, चल करके बैग यहां पहुंचा, यहां पर जाकर के फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, यहां पर जाकर के वेलोसिटी 0, तो ये कितनी हाइट तक राइज कर जाएगा, ये हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग। इस हाइट को निकालने के लिए एक काम कर लो, यहां से चलते समय इसकी वेलोसिटी निकल आई है, यहां पर जब बैग पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, तो इक्वेशन में मोशन लगा दो, यहां पर v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh, तो h निकल आएगी h, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ये वाली वेलोसिटी लेंगे हम, इनिशियल वाली ये इक्वल, इसकी जगह पर क्या लिखूंगा v स्क्वायर माइनस ये फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, इक्वल टू इसकी जगह पर यहां से चलते समय वेलोसिटी है u की जगह पर v स्क्वायर माइनस 2gh, h निकल आएगा कितना v स्क्वायर अपॉन 2g, v स्क्वायर अपॉन 2g, v की जगह पर, इस v की जगह पर ये वैल्यू रख देना और उसका स्क्वायर कर दो तो ये हाइट निकल आएगी। नोट कर लो आप, ये चीज मैंने अगले पेज पर नोट किया, देखो ये हाइट अटेन्ड बाय द बैग प्लस बुलेट
इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2g, और v स्क्वायर अपॉन 2g कहां से लिया है मैंने? ये v स्क्वायर अपॉन 2g, ये हाइट अटेन्ड बाय बुलेट एंड बैग, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as से लिया है। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल चलते समय v है माइनस 2a की जगह पर g और s की जगह पर h, तो h बराबर क्या होगा? h बराबर v स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है? v स्क्वायर अपॉन 2g, 2g तो ये रहा, v स्क्वायर इसका स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके यहाँ रखो m into v अपॉन m प्लस m का होल स्क्वायर, ये हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट प्लस बैग, ये निकल आया। ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ा मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, फिर से मैंने रिपीट किया इस बात कर रहे हैं। सेकंड पार्ट क्या पूछा उसने? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बच्चों, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो लॉस निकालेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसकी देंगे हम? बुलेट की काइनेटिक एनर्जी प्लस बैग की काइनेटिक एनर्जी, तो इनिशियली बैग को रेस्ट पर है, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी तो केवल बुलेट की होगी, ये रहेगी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसकी लेंगे हम? बुलेट प्लस बैग m प्लस m, हाफ mv स्क्वायर होता है, तो हाफ टोटल मास लेंगे हम m प्लस m, और फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर लेंगे, तो ये आ गया रिजल्ट, हाफ m प्लस m बुलेट प्लस बैग प्लस बुलेट का मास, हाफ m v स्क्वायर, v फाइनल तो यही तो था, अरे v फाइनल यही है मेरे बच्चे, m v अपॉन m प्लस m, तो ये तो फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल मास कितना है? बुलेट प्लस बैग का हाफ, ये मास किसका है? बुलेट प्लस बैग का है, अरे हाफ, ये तो बुलेट प्लस बैग का मास इनटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, v का स्क्वायर, v की वैल्यू कितनी है? m v अपॉन m प्लस m का स्क्वायर। क्लियर है? देखो हाफ m v स्क्वायर और हाफ m v स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचेगा? 1, इस जगह से तो ये कॉमन आ गया, तो यहां तो बचा 1, यहां पर क्या बचेगा? देखो इसमें स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो इसकी एक पावर से इस पर दो पावर आएंगे ना, तो एक पावर इसके एक पावर से एक पावर कट जाएगी, तो एक तो बचेगा m प्लस m, और यहां से m एक कॉमन ले लिया यहां पर, ये m स्क्वायर हो जाएगा, तो एक m यहां बचेगा, जरा चेक कर लो इसे ठीक से। कॉमन लेने के बाद इस वाले टर्म और इस टर्म में से हाफ m v स्क्वायर कॉमन लिया है, देखो हाफ ये रहा, m ये रहा, v स्क्वायर, और यहां से v स्क्वायर आएगा, इसमें से m स्क्वायर में से m को जब कॉमन आएगा तो एक m बचेगा ना यहां पर। क्लियर है? तो यहां से तो आ गया 1 माइनस एक पावर से इसलिए पावर कटेगी क्योंकि यहां पावर 2 है, ऊपर बचेगा एक m बचेगा, नीचे m प्लस m बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका m प्लस m, इस दोनों का m प्लस m माइनस m, तो कैपिटल M बचेगा ऊपर अपॉन m प्लस m, हाफ m v स्क्वायर इनटू कैपिटल M अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। क्लियर है? इफ मास ऑफ बुलेट इज वेरी लेस देन मास ऑफ बैग, अगर बुलेट का मास बैग के मास से बहुत कम है, देन स्मॉल m कैन बी नेग्लेक्टेड। स्मॉल m को नेग्लेक्ट करो, अरे भाई बुलेट का मास और बैग के मास से बहुत छोटा है, तो बहुत बड़ी संख्या में हम छोटी सी वैल्यू ऐड करेंगे, बड़ी वैल्यू में छोटी सी वैल्यू ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। मास ऑफ बुलेट कैन बी, यहां से स्मॉल m को नेग्लेक्ट करना, इस तरह से नेग्लेक्ट मत करना, मैं बताऊं कैसे नेग्लेक्ट करूंगा। देखो डेल्टा k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, और यहां पर क्या है? कैपिटल M अपॉन m प्लस m। जरा गौर से देखना, डेल्टा k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ठीक है ना? क्लियर है बात? इसमें से नीचे से कैपिटल M कॉमन ले रहा हूं बच्चों, ऊपर क्या है? कैपिटल M, नीचे से कैपिटल M कॉमन लेकर के मैं यहां लिख रहा हूं, तो यहां पर बचेगा 1 प्लस स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। क्लियर है? इस वैल्यू से ये वैल्यू बन गई। अब स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M, देन दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इज वेरी लेस देन 1। तो
इसीलिए इस वैल्यू को नेगलेक्ट करो। इसको नेगलेक्ट करेंगे जब वैल्यू ऑफ स्मॉल m अपॉन कैपिटल M कैन बी नेगलेक्टेड, तो ये वैल्यू नेगलेक्ट हो गई और इस m से ये हट गया। तो 1 में बहुत छोटी सी वैल्यू ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, तो 1 ही बचेगा ना, तो रिजल्ट कितना बचेगा आपका। सो डेल्टा k इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू। ये कंडीशन तब लिखेंगे आप कब, जब ब्लड का मास बैग के मास से बहुत कम। क्लियर है बात। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन ये है, एक बॉम्ब है, बॉम्ब समझते हो, इनिशियली ये कोई बॉम्ब है, इसका मास 23 केजी, कितना केजी, और ये बॉम्ब स्प्लिट हुआ है 3 पीसेस में। दिस बॉम्ब इज स्प्लिटेड इनटू 3 पीसेस, 3 भागों में बट गया है ये, और इनमें से 2 पार्ट, एक हिस्सा जिसका मास 8 किलोग्राम है और दूसरा पार्ट 10 किलोग्राम, ये दोनों चले गए म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक बॉम्ब है, इसके 3 फ्रेगमेंट्स में ये डिवाइड हुआ है और इसके 2 फ्रेगमेंट्स, एक पार्ट ये रहा जिसका मास 8 केजी हमने लिया है और दूसरा पार्ट ये रहा इसका मास कितना लिया है 10 केजी, ठीक है ना। ये दोनों चले गए परपेंडिकुलर। इस वाले फ्रेगमेंट्स की वेलोसिटी दी है क्वेश्चन में 15 मीटर पर सेकंड, 8 किलोग्राम का टुकड़ा पीस 15 मीटर पर सेकंड से और 10 केजी का पीस 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं। ये इधर गया, इधर गया। तो क्वेश्चन ये है, जो बचा हुआ पार्ट है 5 केजी का, तो टोटल मास कितना बता रहा हूं, टोटल मास कितना बता रहा हूं बच्चों 23 केजी। ये तो 10 केजी, ये 8 केजी हो गया, कितना बचा 5 केजी। तो थर्ड पार्ट, थर्ड पीस जो बचेगा, ये थर्ड पीस 5 केजी का, तो इसकी स्पीड पूछी है बच्चों आपसे, फाइनल बैलेंस मतलब करेगा। इस तीसरे फ्रेगमेंट की स्पीड पूछी है। इनिशियली इस बॉम्ब का लीनियर मोमेंट का कितना है, 0, रेस्ट पर है। इनिशियली तो बॉम्ब रेस्ट पर है और रखा ये 3 पीसेस में ब्रेक हो गया, अरे कोई बॉम्ब रखा हुआ है और इंटरनल फोर्सेस के कारण हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया और इंटरनल फोर्सेस के कारण ये 3 भागों में टूट गया। एक पीस 8 किलोग्राम का चला गया 15 मीटर पर सेकंड से और दूसरा पीस 10 किलोग्राम का चला गया 16 मीटर पर सेकंड से, दोनों पीस ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है, इसका तीसरा पार्ट 5 केजी का जो बचेगा वो कितनी स्पीड से जाएगा और किस डायरेक्शन में जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है उसने इस थर्ड पीस की वेलोसिटी पूछी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इसका कितना है, 0, तो फाइनल मोमेंटम भी इन तीनों पीसेस का 0 होना चाहिए और तीनों पीसेस का फाइनल मोमेंटम 0 कब होगा, जब इन दोनों पीसेस का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में थर्ड पीस का मोमेंटम के इक्वल और अपोजिट, मतलब इस दोनों पीसेस का मोमेंटम इधर जितना होगा उतना ही मोमेंटम, तभी तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा उस रिजल्टेंट मोमेंटम से थर्ड पीस का जो मोमेंटम होगा ना इस डायरेक्शन में इक्वल और अपोजिट, तभी तो एक दूसरे से कैंसिल होंगे। क्लियर है। तो इस पहले पीस का लीनियर मोमेंटम कितना होगा, p1 m1 v1, तो m1 कितना है 8, v1 कितना है 15। पहले पीस का इस डायरेक्शन में मोमेंटम हो गया 120 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सेकंड पीस का मोमेंटम कितना हो गया इसका p2 इस डायरेक्शन में, p2 मास 10 केजी है इनटू वेलोसिटी कितनी है 16, मोमेंटम निकाल रहे हो आप 160 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। p1 और p1 तो इस डायरेक्शन में है और p2 इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट थर्ड पीस का मोमेंटम इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। तो ये लिख दिया है p3 बराबर रिजल्टेंट ऑफ p1 एंड p2। तो p3 बराबर p1 और p2 का रिजल्टेंट कितना होगा, ये दोनों परपेंडिकुलर है, रूट p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। होशियारी से समझना, p3 की जगह पर क्या लिखेंगे m3 इनटू वेलोसिटी
इसका m3 into v3 इज इक्वल टू p1 क्वेश्चन में निकाल रखा है आपने 120, p2 निकाल रखा है 160, 120 का स्क्वायर प्लस 160 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर करो और प्लस 160 का स्क्वायर करो और इसका रूट ले लो। इसका रूट आएगा 120 का स्क्वायर 14400 और 160 का स्क्वायर 25600 ऐड करोगे और ऐड करके उसका रूट निकालोगे तो 200 ही आएगा। निकाल के दिखाएं या निकाल लोगे? कर लोगे ना कैलकुलेट? वेरी गुड। m3 कितना है? m3 थर्ड पार्ट का मास कितना है? थर्ड पीस का 5 kg है। v3 फाइंड करना है इक्वल टू 200, 5 को नीचे ले आओ तो v3 इक्वल टू आ गया 40 मीटर पर सेकंड। नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक से नोट कीजिए बच्चे से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैंने बोला है, फिर से मैं इसको डिटेक्ट कर दे रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कोई बॉम्ब है, इनिशियली रेस्ट पर है और इसका मास 23 kg का बॉम्ब है और इंटरनल फोर्सेस के कारण ये 3 पीसेस में डिवाइड हो गया है। एक पीस 8 kg का चला गया 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और दूसरा पीस 10 किलोग्राम का 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि इसका तीसरा पीस थर्ड पीस 5 kg का कितनी स्पीड से चलेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। तो P1 और P2 का जो रिजल्टेंट है P3 का मतलब थर्ड पीस का जो मोमेंटम होगा P1 और P2 के रिजल्टेंट मोमेंटम के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, जिससे टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना है 0, फाइनल मोमेंटम भी क्या रहे 0। P1 इस पीस का मोमेंटम ये रहा, इस पीस का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ये निकाल लिया। P1 और P2 का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो थर्ड पीस का मोमेंटम इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट नेट मोमेंटम इसका इनिशियली 0 था तो फाइनली क्या रहेगा 0। P3 बराबर होगा P मींस रिजल्टेंट ऑफ P1 एंड P2, P3 इक्वल टू रूट P1 का स्क्वायर प्लस P2 का स्क्वायर। P1 कितना है 120 का स्क्वायर प्लस P2 कितना है 160 का स्क्वायर और इसका रूट, और इसको वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये 200 आएगी, करके देख लो, कर लोगे। P3 की जगह पर M3 V3 हमें फाइंड करना है और थर्ड पीस का मास कितना दिया है 5 kg, तो M3 की जगह पर 5, V3 पता करना है इक्वल टू ये कितनी वैल्यू मिली है 200, 5 को नीचे ले आओ, V3 की वैल्यू आ जाएगी कितनी 40 मीटर पर सेकंड। ये बात क्लियर है या नहीं है? क्लियर है बच्चों ये बात? मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का प्रूफ इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बच्चों। तब तक इस वीडियो को आप सुने और इन एग्जांपल्स को ठीक से कर लें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे निकलने लगेंगे। इसके बाद चैप्टर के बाद क्वेश्चंस डिस्कशन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, उस वीडियो को आप देखें।